क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ना कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसका एक फॉर्मूला डिराइव किए थे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसका वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं इस लेक्चर में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब वेक्टर फॉर्म अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया कि आगे जितने भी सारे कंसेप्ट्स है इस चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ समझना जरूरी है। तो इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को दो बेसिक्स कंसेप्ट जो 2 मिनट में बता दूंगा, उसको थोड़ा याद कर लो 11th का, है ना। एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस मतलब इसका जो है ना काम आने वाला है, हम जब इसको सब पढ़ेंगे अभी। तो फिर कंसेप्ट ऑफ वेक्टर होता क्या है ना, तो ये दोनों चीज मैं शॉर्टली बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ एक वेक्टर का कंसेप्ट है क्या। लेट अस सपोज ए इज अ वेक्टर। एक वेक्टर को ऐसे लेते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए इस तरह का दो मोड़ का बार लगाते हैं उसके साइड में, इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, यूनिट क्या ना। तो एक यूनिट वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको एक वेक्टर तुमको मिल जाएगा, पता है समझ में। तो ये हो गया एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। और एक वेक्टर होता क्या है ये तो आप लोगों को बढ़िया से पता है कि वेक्टर का काम है एक डायरेक्शन बताना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका मैग्नीट्यूड काफी नहीं है ना, तो उसका डायरेक्शन भी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ते हैं, क्या निकालते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, वो है फोर्स। और आप लोगों को पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड काफी नहीं है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल जाता है कूलम्ब्स लॉ से, मगर उसका डायरेक्शन किस तरफ है उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए एक ए वेक्टर को जैसे में लिखा ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जो बेसिकली इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ओके, जैसे मैं इसको लिखा ना वैसे ही फोर्स वेक्टर को मैं वैसे ही लिखूंगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स का यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था, हम 11th में पढ़े थे, एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे, स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में। ओके, तो देखो इसको भी समझ लो, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये बताता है कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, उसको अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, उसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं। और उसको समझाने के लिए 3 हमारे पास लॉस था, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ और एक पॉलीगन लॉ। और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लॉ था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या बताता था कि अगर दो वेक्टर इस तरह का, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और दोनों सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर समझना जरूरी है। देखो एक वेक्टर का जिस साइड एरो रहता है उसको हेड बोलते हैं, जिस साइड एरो नहीं रहता है उसको टेल बोलते हैं। तो एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल अगर है तो ये हेड फिर टेल, तो ये हेड टेल अरेंजमेंट जो है ना इसी को बोलते हैं सेम ऑर्डर अरेंजमेंट। अगर दो वेक्टर ऐसे सेम ऑर्डर अरेंजमेंट में है तो एक ट्रायंगल बनेगा, और उस मतलब ये जो इस ट्रायंगल का ना दोनों साइड को हम दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिनको ऐड करने वाले हैं, और वो दोनों सेम ऑर्डर में है। इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है ना, तीसरा साइड है, उसको ऑपोजिट ऑर्डर में अगर जोड़ देंगे ये हमको दे देगा a प्लस बी। इसको बोलते हैं a और b का रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो इसका मतलब a b का मतलब जो समेशन है प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमको दे देगा इस ट्रायंगल का तीसरा साइड, और इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये समझना जरूरी है क्योंकि देखो ये हेड इसका टेल सेम ऑर्डर, फिर इसके हेड के ऊपर इसका अगर टेल होता ना, ये वाला साइड इधर होता तो फिर वो सेम ऑर्डर होता, मगर ये सेम ऑर्डर नहीं है। देखो यहाँ पे दूसरे का हेड के ऊपर तीसरे का हेड है, टेल नहीं है, तो इसलिए ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ये a प्लस बी और a b के ऑपोजिट ऑर्डर है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे कि हेड फिर टेल फिर उसके बाद हेड, बात है समझ में। तो इसलिए a और b दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह का a प्लस बी उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इस तरह का अगर दो है तो उसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब मेरे को बताओ तुम, अगर इस तरह का दो होगा तो इसका रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो सिमिलरली बताओ, एक ऐसे है
और एक ऐसे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट ऑपोजिट डॉट में। ओके, तो इस तरह का हम ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब समझते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझाने से पहले ना एक छोटा सा और भी कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर, उसको भी बताता हूँ। जैसे कोई 2D या 3D में ना कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन को शो करने के लिए, ये मान लो 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन है हमारा, तो यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को शो करने के लिए इसको इसके ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हैं और बाहर की तरफ एक एरो दे देते हैं। तो इस वेक्टर को बोलते हैं ना 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर, और इसको लिखते हैं आर वेक्टर से, और इसको ऐसे कंपोनेंट वाइज ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई और जे क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और ये एक्स और वाई क्या है, ये पोजीशन वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट है ना। तो इसको इस तरह करेंगे तो ये हो गया एक्स, और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये हो गया, पता है समझ में। और 3D में उस तरह का ये प्लस जेड के क्या आ जाएगा एक्स। तो ये पोजीशन वेक्टर मतलब कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन को शो करने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो आओ फिर अभी समझते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम देखे थे कि उसका स्केलर फॉर्म आया था कूलम्ब्स फोर्स का, है ना। क्या आया था, हमारा फोर्स बराबर बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट था, इनटू q1 q2 डिवाइड बाय r। तो ये था हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये था क्या मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको स्केलर फॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ना कोई भी फोर्स किस तरफ लग रहा है वो नहीं पता चलता था। ओके, तो अब हमको ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और स्केलर फॉर्म पता है और वेक्टर फॉर्म निकालने वाले हैं। तो देखो वेक्टर फॉर्म मतलब निकालने के लिए ना हमको बस एक डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, स्टेप वाइज हम चलेंगे आगे। पहले डायग्राम को समझेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा मैं बताऊंगा, फिर फाइनल स्टेप में कहां से क्या क्या लाके पुट करके वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा वो भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है डायग्राम। तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2 डायमेंशनल प्लेन आप लोग ड्रॉ करो। 2 पॉइंट यहाँ पे लो, एक पॉइंट यहाँ पे लो जहाँ पे Q1 चार्ज को रखो, और एक पॉइंट यहाँ पे लो, मतलब कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, है ना, अलग अलग Q1 और यहाँ पे Q2 चार्ज को मैं रखा। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ बताता है। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा गया है। और मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा ना। हम लोग यहाँ पे लिए है ना डिस्टेंस r, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो है r। अब मेरे को बताओ ये Q1 इस पॉइंट पे है, इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या करेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज ये है r1। ओके, सिमिलरली मेरे को बताओ ये Q2 का जो पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को शो करने के लिए भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम ले लेते हैं R2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ना हम 2 पॉइंट Q1 Q2 जहाँ पे रखा गया है उन दोनों को शो करने के लिए 2 पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट में जो बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना है। देखो सपोज कि यहाँ से ना Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है, Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डायरेक्शन है इसको क्या लेते हैं, ये R12 ले लेते हैं, R12 वेक्टर। ओके, और Q2 से Q1 की तरफ जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को ले लेते हैं R21 वेक्टर। ओके, तो इसको यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं R12, और ये वाला जो डायरेक्शन है इस तरफ वाला इसको बोल रहे हैं R21 डायरेक्शन। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे कि आगे क्या क्या करना है। ये पहला स्टेप हमारा था डायग्राम, ये R1 पोजीशन वेक्टर Q1 का, Q2 का हो गया R2 पोजीशन वेक्टर। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया R, इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं R12, मतलब 1Q1 से Q2 की तरफ जो डिस्टेंस जो डायरेक्शन है उसको R12, और R21 है मतलब 2 से 1 की तरफ, ये वाला डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ये R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, इनको कैलकुलेट करें। इनको कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये अभी जो पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उससे ही पता चल जाएगा। ये
R12 वेक्टर क्या है और R21 वेक्टर क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन दोनों वेक्टर को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये R12 वेक्टर, इसको पहले निकालते हैं। तो मेरे को बताओ, ये इस ट्राइंगल में ना यहाँ पे 3 वेक्टर है, यहाँ पे हम लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा रिजल्टेंट है कि मतलब कौन सा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, उसको अगर पता कर लेंगे ना तो फिर निकल जाएगा। देखो मेरे को बताओ, ये R1 है, फिर उसके सेम देखो हेड के ऊपर ये टेल है, तो यहाँ पे ये सेम ऑर्डर में है, R1 R12 दोनों सेम ऑर्डर में है। और तीसरा जो वेक्टर है R2, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, हेड के ऊपर हेड है, पता है समझ में। तो ये ऑपोजिट ऑर्डर है, इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या, R2। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल से हम ये लिख सकते हैं क्या कि R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर ये हो जाएगा R2। आता है समझ में। तो ये समझ में आया ना कैसे मैं ये लिखा ये इक्वेशन। तो इसको बस सिंपल ट्रायंगल लॉ लगा दिया। इस दिस वेक्टर देखो इसके ऊपर इसका टेल है, तो दिस वेक्टर ये दोनों सेम ऑर्डर में, दोनों का प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट मिल गया R2, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ से मेरे को बताओ R12 हमको चाहिए, तो R12 वेक्टर क्या मिल गया, R2 माइनस R1। तो ये समझ में आ गया क्या सबको कि R12 वेक्टर का जो एक्सप्रेशन है ये हमको क्या मिल गया, R12 वेक्टर का एक्सप्रेशन मिल गया R2 माइनस R1। ओके, तो ये आधा स्टेप कंप्लीट हो गया। बस नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, R21 वेक्टर निकालना है। सिमिलरली मेरे को बताओ R21 वेक्टर निकालने के लिए इसको हटा दो, R21 वाला डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, तो इसलिए इसको ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, R21 वेक्टर निकालने के लिए। देखो R21 वेक्टर ये हो गया R21 वेक्टर। यहाँ पे देखो R21 दोनों सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं, इसके हेड के ऊपर इसका टेल है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर हो गया। तो ये वाला जो हो गया ये ऑपोजिट ऑर्डर हो गया, इसका मतलब R1 वेक्टर हो गया R2 R21 का रिजल्टेंट। पता है समझ में। तो इसलिए हम इस ट्राइंगल से ये लिख सकते हैं कि R2 प्लस R21 R2 प्लस R21 ये हमको क्या दे रहा है, रिजल्टेंट है R1 वेक्टर। तो ये दे दिया R1। ओके, तो यहाँ से हमको पता करना क्या है, R21 है, तो इसको पता कैसे करेंगे, R2 को इस तरफ भगा दो तो क्या मिल जाएगा हमको, R21 वेक्टर ये हो गया R1 माइनस R2। ओके, तो ये मिल गया हमको दूसरा। देखो यहाँ पे मिला था हमको R12, यहाँ पे मिल गया R21। इन दोनों में क्या फर्क आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर है कि नहीं। और यहाँ से भी तुमको पता चल रहा है ये इस तरफ है ये इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड R ही है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए दोनों अपोजिट वेक्टर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये R12 का मॉड जो है वो R21 का मॉड भी वही है, और ये कितना है R, पता है समझ में। और ये एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, ये लिख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये दोनों वेक्टर को निकालने के बाद इनका यूनिट वेक्टर निकालना है हमारा नेक्स्ट टारगेट। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, इसको समझ जाओ। देखो पहले मैं निकालूंगा R12 यूनिट वेक्टर। मेरे को बताओ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये R12 वेक्टर में ना उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि कोई भी एक वेक्टर होता था उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, मैग्नीट्यूड को लाके इधर डिवाइड कर दो। तो सिमिलरली ये R12 जो वेक्टर था उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड को मैं डिवाइड कर दूंगा और मेरे को मिल जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। तो मेरे को बताओ, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है इसका अमाउंट कितना है, R है, तो इसलिए इसको लाके इधर रख दो। R12 जो यूनिट वेक्टर है ये हमको क्या मिल गया, ये वेक्टर डिवाइड बाय R। ओके, तो ये हमको एक वाइटल नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, R21 यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, ये R21 यूनिट वेक्टर जैसे इसको निकाले वैसे ही इसको निकालेंगे ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, R21 वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये भी R के साथ ही बराबर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को बताइए क्या रहेगा, यहाँ पे यही रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर पहले तो मान लो मैग्नीट्यूड लिखते तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसको ऐसे। ओके, तो ये हो गया R21 वेक्टर हमको।
अब दोनों यूनिट वेक्टर मिल जाने के बाद बस एक स्टेप, लास्ट स्टेप, छोटा सा स्टेप बाकी रहा, इसको कंप्लीट कर दो, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट, मतलब बस 5 मिनट लगेगा ना। तो देखो, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ एक जगह, सबको मिटा देता हूँ, जगह का शॉर्टेज है, तो इसलिए यहाँ पे जो आप लोग लिखते रहो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा आया r12 यूनिट क्या, या आया r12 वेक्टर डिवाइड बाय r, और r21 यूनिट क्या, या r21 वेक्टर डिवाइड बाय r। ओके, तो ये हमको मिल गया था। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो एक बार छोटा सा डायग्राम भी बना देते, डायग्राम का भी थोड़ा काम आने वाला है। Q1 ये था, Q2 ये था, R1 ये था, R2। तो देखो मेरे को एक बात आप लोग बताओ, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ मेरे को, लगेगा ना। तो इसलिए तो ये Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, जो रिपल्सिव फोर्स, उसको हम लिख लेंगे F12 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q। और सिमिलरली यहाँ पे Q2 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स Q1 की वजह से लग रहा है उसको लिखेंगे F21, इसका मतलब Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू Q1। ओके, तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं। ओके, फिर अपोजिट चार्ज होगा, ऑनलाइन चार्ज होगा, क्या होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस क्या था, r था। अब ये जो डायरेक्शन इस तरफ था, इसको r12 लिखे थे, ये क्या कर दो अभी, तो इस तरफ r21 क्या। तो मेरे को पहले बताओ, अगर मैं F12 के लिए मैं लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म, देखो अभी वेक्टर साइन लगा रहा हूँ तो ये वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, पता है, समझ में। तो पहले तो इसका स्केलर मैग्नीट्यूड तो लिखना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड फोर्स कितना, इतना ही है, तो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से और Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है, मगर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो इसलिए तो मैग्नीट्यूड यही आके इधर रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन मेरे को बताओ, F12 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है ना, तो इस तरफ वाला जो डायरेक्शन वो कौन है, R21 क्या है कि नहीं। तो इसलिए R21 यूनिट क्या, देखो यूनिट वेक्टर ही बताता है सिर्फ डायरेक्शन, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तब एक वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, और फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, आता है समझ में, R21 के डायरेक्शन में। क्लियर है इतना। तो इसलिए R21 जो वेक्टर है यहाँ पे हमको मिला हुआ है, उसको लाके इधर सब्स्टिट्यूट करो तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो गया Q1 Q2, फिर डिवाइड बाय r² इनटू इसका वैल्यू यहाँ से लाके इधर सब्स्टिट्यूट करो, R21 वेक्टर डिवाइड बाय r। तो r और r² क्या हो जाएगा, r3। तो अब फाइनल फॉर्म क्या आ गया, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r3 R21। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या। अगर ये समझ में आ गया, फिर उसका सिमिलरली तुम लोग खुद लिख सकते हो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि इसको लिखे ना, इसका भी पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इसका डायरेक्शन लिखेंगे। मेरे को बताओ इसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा ना, तो उसके पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, फिर Q1 Q2 बाय r², फिर उसके साथ उसका डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। और F21 किस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं, तो इस तरफ अगर है, इस तरफ को, इस तरफ वाला डायरेक्शन को बताने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, R12 क्या, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, R12 क्या, ये हो गया इस फोर्स का डायरेक्शन। तो अब मेरे को बताओ R12 क्या हम पहले निकाल के रखे, उसको लाके इस तरफ इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F21 वेक्टर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r², और इधर डायरेक्ट कर दो, इधर रखेंगे तो r इधर q हो जाएगा, हो गया, और इधर R12। तो ये आ गया हमारा जो फाइनल दो इक्वेशन, यही है फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके में कैसे याद रखिए, देखो फोर्स F12 इधर R21 उल्टा है, इधर F21 इधर R12। ओके, तो इसलिए इसको ऐसे याद रख सकते हो। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चीज नजर आ रहा है आप लोगों को,
कि इधर देखो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है और ये R21 और R12 हम पहले लिखे थे, ये क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो इसके बदले में लिख सकता हूँ ये पूरा मैग्नीट्यूड माइनस R21 लिख सकता हूँ। तो अगर लिख दूंगा ना तो देखो ये दोनों में क्या फर्क रह जाएगा, बस एक माइनस है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि F12 जो है ना ये माइनस F21 है। तो इसका मतलब जो दो फोर्स लग रहा है Q1 के ऊपर जो Q2 की वजह से लग रहा है और Q2 के ऊपर जो Q1 की वजह से लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज एक्शन रिएक्शन। तो मैग्नीट्यूड इज सेम और डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, तो इसलिए यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि कैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो ये तब प्रूव हो पाएगा जब आप लोगों का ये वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। ओके, तो फिर फाइनल एक पॉइंट बता के इसको खत्म कर दूंगा। एक फाइनल पॉइंट, हम लोग यहाँ पे दो मतलब पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अगर अपोजिट चार्ज ले लेते मतलब सेम चार्ज लेंगे तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम अपोजिट चार्ज ले लेंगे उस केस में क्या होगा, मेरे को बताओ। अगर Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्लस होगा ना। तो इसलिए Q1 Q2 पॉजिटिव होगा। जब इस तरह का केस है तो ये Q1 Q2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही उनका क्या होगा, एक्सप्रेशन। अगर यही एक्सप्रेशन अपोजिट चार्ज के लिए होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कैसे पता करेंगे, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर अपोजिट चार्ज होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो जाएगा, मेरे को एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे Q1 Q2 के बदले ये माइनस साइन एक लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस साइन लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो मेरे को बताओ, तो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन में लगा दिया, माइनस साइन लगाने के बाद ये R21 था और ये माइनस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, R12 बन जाएगा। R12 कब बन जाएगा, जब दोनों अपोजिट है। तो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में अपोजिट नेचर के होंगे तो उनका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले Q1 Q2, ओके, तो इस तरह का दोनों। तो मेरे को बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरफ आएगा ये इस तरफ आएगा। ओके, हमारा R12 डायरेक्शन इस तरफ था और R21 डायरेक्शन इस तरफ था। तो मेरे को बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2, तो ये जो फोर्स इसका डायरेक्शन किस तरफ हो गया, R12 के डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया ना। तो इसका मतलब अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स Q1 एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 की वजह से, वो आ गया R12 के अलॉन्ग, जो कि अपोजिट है R21 के। आया समझ में। मगर रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ जा रहा था, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ जा रहा था, उसको बताता था यहाँ पे R21, मगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाने के बाद अब हो गया R12। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स R12 के अलग जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ से जो पता चल रहा है यहाँ से भी वही पता चल रहा है। तो ये इक्वेशन भी होल्ड कर रहा है अपोजिट चार्जेस के लिए। बात है समझे। बस एक चीज आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वो है माइनस साइन। Q1 Q2 का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस, इतना पुट कर दोगे उस फॉर्मूले में तो तुमको अपोजिट चार्ज के लिए भी मिल जाएगा इक्वेशन। ओके, तो ये था हमारा पूरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का एनालिसिस। ओके, तो शुरू से आप लोग एंड तक देखते रहो और बढ़िया से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, और लाइक करते रहो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, तो क्योंकि लाइक करोगे ना तो वो वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है तुमको भी और हमको भी। ओके, तो इसलिए तो सबको दोस्तों को बताओ और सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन प्लीज बी सेफ एंड हेल्दी।